झूला याद रखना है, कजरी याद रखना है, चाचरी याद रखना है, मयूर याद रखना है। क्या मयूर? ख्याल याद रखना है, चपेली याद रखना है, जद्दा, जैता, पाई डंडा और ये धोबिया। धोबिया हमने देखा था जट जटिन वाले में बिहार में भी था कि बिहार के बाद भैया विदेशिया बहू आ गई थी, ठीक है, और धोबी बन गया था जाट खुद, है ना, बिहार में भी हो जाएगा, बिहार में भी, ठीक है। झोरा, जोगिनी, अब आपको बताइए योगी जी तो हैं यूपी में, लेकिन योगिनी नहीं है बस, है ना, तो जोगनी भी हो जाएगा यूपी में। चरकुला बहुत महत्वपूर्ण है, नटवरी बहुत महत्वपूर्ण है, और दादरी यूपी में है ही, दादरा भी है। वैसे दादरी एक हरियाणा में भी है, लेकिन जो ये शहर है ना यूपी का खासतौर पे, दादरी का भैया दादरा भी कहाँ रहेगा? यूपी में रहेगा। दादरी का भैया दादरा भी कहाँ पे रहेगा? यूपी में रहेगा। वो पीडीएफ नहीं मिली है बेटा, वो पीडीएफ मैंने वहां तो शेयर कर दी टेलीग्राम पे, ऐप पे मैं अपलोड नहीं करता हूं, मैं एक बार क्रॉस चेक करवा लूंगा अपनी टीम से, है ना, और मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा देख के कि कहां कहां से खोल के वो किस तरह से मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर टेलीग्राम से आप जुड़े हुए हो सोनवीर सर आरडब्ल्यू, तो वहां पे मैंने वो कल डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद कर ले, तो देखो इसकी ट्रिक ये बनेगी कि उत्तर नाम का लड़का है और वो परदेश चला गया, परदेश चला गया। अब परदेश में जो उसके दोस्त वोस्त बने, तो वो देखते हैं कि यार ये अपने गांव को, घर को मिस बहुत करता है। हम अपने गांव को, घर को मिस करते हैं अगर हम कहीं चले जाएं, जैसे अभी हमें नौकरी की बहुत इच्छा है, पर बहुत दूर नौकरी लग जाती है ना, तो फिर हमें उसकी भी क्या होती है बेटा, उसकी भी याद आती है घर की भी, कि हम यार घर में भी होने चाहिए थे, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा हम भी यूपी से ही हैं, चलो इसलिए नौटंकी हम खुद को ही कर रहे हैं ना, बुरा मत मानिएगा। देखो उत्तर प्रदेश चला गया, क्या क्या मिस कर रहा है वो, ये पूछा किसी ने, क्या क्या मिस कर रहा है, ठीक है। अब इसको याद कर लेंगे, कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, उत्तर प्रदेश चला गया है और वो क्या क्या मिस कर रहा है। देखो, तो उत्तर से पूछा क्या क्या मिस कर रहे हो, तो कह रहा है हमारे गांव में रासलीला होती थी, एक तो मैं उसको मिस कर रहा हूं। नौटंकी को मिस कर रहा है उत्तर प्रदेश में। जो गांव में झूला लगता था, तो झूला को मिस करता है उत्तर प्रदेश में। जो पड़ोस में उसकी दोस्त थी कजरी, उसको भी याद रखना है, मिस करता है उत्तर प्रदेश में। चाचरी, वो चाची जो बेटा माँ जैसा प्यार देती थी, उसको भी मिस करता है उत्तर प्रदेश में, उसको भी। मयूर, जो छत पे मयूर यानी मोर नाचने आता था, उसको भी मिस करता है उत्तर प्रदेश में, उसको भी उत्तर मिस करता है प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश चला गया, क्या क्या मिस कर रहा है, जब उससे पूछा गया तो बोला जी मैं रासलीला को मिस कर रहा है उत्तर प्रदेश में। जो भैया गांव में नौटंकी होती थी, उसको भी मिस करता है उत्तर प्रदेश में। झूला को भी मिस करता है उत्तर प्रदेश में। कजरी को भी मिस करता है उत्तर प्रदेश में। चाचरी को भी मिस करता है, चाची को भी मिस करता है उत्तर प्रदेश में, और मयूर को भी मिस करता है उत्तर प्रदेश में, मयूर को भी मिस करता है उत्तर प्रदेश में। यहां तक तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाएगा। चलिए, दो तीन सर टेलीग्राम में जो क्विज डालते हैं उसमें हम मेरे दो तीन गलत हो जाते हैं, तो उन दो तीन को नोट कर लिया करो, वो सीखने के लिए भी है। ऐसा ही नहीं है कि वो आपसे सारे आने चाहिए, पर वो महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू बेस्ड है, तो आपको उन्हें सही करना है, ठीक है। चलिए, तो ये कचरी वैसे कई स्टेट में मिल जाता है आसपास में। ना नहीं मानता था तो चप्पेली, तो पापा चप्पल मारते थे। जद्दा, या झद्दा मार देते ना कमर में, झद्दा मारते थे। या जैता मतलब जूता भी मारते थे। पाई डंडा, अगर डंडा पा जाए तो धोबिया धोबी की तरह भी मारते थे। अगर पाई डंडा डंडा पाई जाए भैया तो धोबिया की तरह भी मारते थे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, ख्याल आ गया उत्तर को प्रदेश में, भैया चप्पल को भी मिस करता है, जद्दा को भी मिस करता है, जैता जूता को भी मिस करता है जो पापा मारते थे। पाई डंडा धोबिया, जो डंडा पा जाता था तो पापा जो धोबी की तरह मारते थे बेटा, धोबी की तरह मारते थे, उसे भी मिस करता है, ठीक है, उसे भी मिस करता है बेटा। शायद जीएस सुधा अपडेट होने वाली है अभी, मेरे ख्याल से शायद अप्रैल में अपडेटेड आए, तो अगर अपडेटेड उस पर सेकंड एडिशन लिखा आ जाएगा, मैं कल पूछ के आपको बताऊंगा, ऐसा ना हो कि आप पुरानी ही बुक मंगवा लें, अगर आपके पास पहले ही पुरानी है तो, ठीक है। तो एक बार मैं कल आपको बता दूंगा कि जीएस सुधा बुक अभी अपडेट होकर आ गई है या आएगी, ठीक है। शुभम कल ये पता करके मुझे बताना है ना, ठीक है। तो ख्याल हो गया, चपेली हो गया, जद्दा हो गया, जैता हो गया, पाईडंडा हो गया, धोबिया हो गया, झोरा जोगनी हो गया। लेकिन जिन पे मैंने ये करवाया ना इंपॉर्टेंट, यहीं से ज्यादा आते हैं ना, यहीं से ज्यादा आते हैं, तो बेटा इन्हीं को ज्यादा करना, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया के डांस वगैरह इतने पूछे नहीं जाते, बहुत थोड़े थोड़े पूछे जाते हैं। अब आ जाओ बेटा उत्तराखंड पे। देखो उत्तराखंड का एक तो छोलिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है छोलिया, ठीक है। छोलिया, अगर किसी को उत्तर देते हो तो छोलिया, छो आ जाता है ना उसे, फिर छोली आता है वो अपने अंदर छो, ठीक है। भगनोल उत्तर प्रदेश का है। भोटिया बहुत महत्व, सॉरी उत्तराखंड का है, भगनोल उत्तराखंड का है, भोटिया उत्तराखंड का है। और भूटिया कहाँ का था भैया? भूटिया था सिक्किम का, है ना। भूटिया क्या का था? सिक्किम का, तो भूटिया था सिक्किम का, इन दोनों को हमेशा पढ़ा करो, ठीक है। भूटिया सिक्किम का है और भूटिया उत्तराखंड का है। चाचरी वहां पे था, यहाँ एक अंकी बिंदी और बढ़ा दी बस, चाचरी, ठीक है, तो चाचरी हो जाएगा। महत्वपूर्ण है चाचरी, पूछा जाता है बेटा, उत्तर प्रदेश का है, सॉरी उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश का पहले हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का पहले हुआ करता था जब ये दोनों एक है। हुड़का बाउल उत्तराखंड का है। अब गढ़वाली, गढ़वाल तो जिला ही है वहां पे, गढ़वाल तो जगह है, मतलब गढ़वाल भी जगह है, कुमायूं भी जगह है, तो यहां से तो आप उत्तराखंड कनेक्ट कर ही दोगे, ठीक है। कुमायूं उत्तराखंड, गढ़वाल उत्तराखंड, हुड़का बाउल उत्तराखंड, ठीक है। कजरी यहां भी आ गया, हाँ भाई यहां भी आ गया, यूपी में भी था, मेनली यूपी में भी था, बिहार में भी था, हाँ जी बिहार में भी था, और उत्तराखंड में भी आ गया। झोरा या झोड़ा, देखो इस नाम से ज्यादा पूछा जाता है, झोड़ा, झोड़ा उत्तराखंड का है, ठीक है। रासलीला चारों जगह चलती है, उत्तराखंड में भी चलती है। जो लौंग उत्तर लिखे वो तो वीर होता है, लौंग उत्तर, जो लौंग उत्तर लिखने वाला वीर, लौंग उत्तर, हमसे तो छोटे छोटे उत्तर लिखे जाएं, तो लौंग उत्तर लिखने वाला कौन होता है बेटा? वीर होता है, लौंग उत्तर लिखने वाला वीर। चैपल चपादी, ठीक है। थड़िया सर्रो हारुल ज्यादा नहीं पूछे जाते। छोपति पूछा जाता है बेटा, छोपति, छोपति, बाकियों को एक एक दो बार नजर मारना बस। छोपति पूछा जाता है, ये पांडव पूछा जाता है, और ये रणभूत भी पूछा जाता है, ये रणभूत भी पूछा जाता है। तो देखो मेन मेन देख लो एक बार, छोलिया उत्तराखंड का है, भोटिया उत्तराखंड का है, चौचरी उत्तराखंड का है, हुड़का बाउल या हुड़का बोल उत्तराखंड का है, गढ़वाली और कुमायूं उत्तराखंड का है, ठीक है। झोड़ा उत्तराखंड का है, रासलीला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, चारों जगह का है। जो लौंग लिखे उत्तर वो तो वीर होता है, उत्तर लौंग लिखने वाला वीर होता है। चैपल चपादी ये सारे के सारे हो गए वही, ठीक है। एक छोपति हो गया, एक पांडव हो गया, एक रणभूत हो गया। जल्दी बताओ, मैंने मयूर यूपी का बताया था क्या? मयूर, हाँ जी यूपी का।
क्या मैंने नटवरी यूपी का बताया था? नटवरी, हाँ भैया नटवरी जो आपने बताया था वो भी यूपी का बताया था। हाँ ठीक है। क्या मैंने बेटा नौटंकी यूपी का बताया है? नोट, तो ये बंगले को ही कहते हैं बेटा काठी। महल किसको कहते हैं? तो बेटा बंगले को ही कहते हैं। महल किसको कहते हैं? बंगले को भी। बाउल में खाते हैं बंगले वाले, काठी या महल में रहते हैं बंगले वाले। काठी मतलब कोठी या महल में रहते हैं बंगले वाले, कोठी या महल में रहते हैं बंगले वाले। बाउल में खाते हैं बंगले वाले। गंभीर होते हैं बहुत, गंभीर भैया होते हैं बहुत बंगले वाले, या ऐसे मान लो कि गंभीरता का नकाब पहनते हैं बंगले वाले। धाली याद रखना है बेटा, धाली। कीर्तन करवाते रहते हैं बार बार बंगले वाले, पैसा है भाई उनके पास, कुछ भी करवाए। कीर्तन करवाते हैं बंगले वाले, यात्रा पे भी जाते हैं बंगले वाले, लाठी भी रखते हैं अपने पास। छो, छो अगर छो आ जाए ना, छो अगर छो गुस्सा आ जाए बेटा तो फिर मर्सिया, मर्सी भी नहीं दिखाते बंगले वाले, मर्सिया मर्सी नहीं दिखाते बंगले वाले। लाठी रखते हैं बंगले वाले, यात्रा पे जाते हैं बंगले वाले, कीर्तन करवाते हैं बंगले वाले, बाउल में खाते हैं बंगले वाले, बाउल में खाते हैं बंगले वाले, काठी कोठी में रहते हैं बंगले वाले, महल में रहते हैं बंगले वाले, बाउल में खाते हैं बंगले वाले, गंभीर रहते हैं बंगले वाले, गंभीर रहते हैं बंगले वाले, कीर्तन कराते हैं बंगले वाले, यात्रा पे जाते हैं बंगले वाले, लाठी रखते हैं बेटा, याद रखना है बंगले वाले। और छो आए ना तो मर्सी नहीं दिखाते बंगले वाले, मर्सी नहीं दिखाते। ठीक है, तो पुरुलिया छऊ, तो यहाँ वाले तो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। इतने तक बताओ जल्दी एक बार थम्स अप करके, अगर इतने कनेक्ट हो जाएंगे तो एक बार थम्स अप करके दिखाओ, थम्स अप करके दिखाओ अगर इतने से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ पुरुलिया छऊ। हाँ बेटा छऊ, केवल छऊ भी पूछ लेता है कि छऊ किस राज्य का है, और वो उड़ीसा में से और झारखंड में से और बंगाल में से एक ऑप्शन में दे देता है। अगर एक ऑप्शन में रहेगा तो आपको एक ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है यात्रा, लाठी, छऊ, मरसिया, गोमिरा, वृता बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत भैया जब कीर्तन भी करवा रहे हैं, ये यात्रा पे भी जा रहे हैं तो व्रत भी तो रखते होंगे, वृता। तो वृता भैया व्रत भी रखते हैं बंगले वाले। कौन करते हैं? व्रत भी रखते हैं बंगले वाले, व्रत भी रखते हैं बंगले वाले, व्रत भी रखते हैं। और ये वृता पता है पूछा जाता है आपसे, देखो चेचक की बीमारी के ठीक होने पर, चेचक या इसी तरह की कोई भी बीमारी, ठीक है, इसी तरह की जो कोई भी बीमारी है, संक्रामक रोग है, उसकी बीमारी के ठीक होने पर ये किया जाता है। ठीक है, वृता डांस। संथाल कई जगह है, जैसे झारखंड में भी है संथाल, बिहार में भी है संथाल, पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है। तो संथाल डांस जब आएगा तो आपको सीधे सीधे इन 4-5 में से केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा। और छऊ का यहाँ खोल के दे रखा है कि भैया पुरुलिया छऊ। धाली ध्यान रखना, धाली को याद करना है आपको, धाली को अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, ये लाठी पूछा जाता है बेटा, खूब पूछा जाता है लाठी। ठीक है, चलिए वृता पूछा जाता है और पुरुलिया छऊ खूब पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। चलिए देखो लक्षद्वीप, लक्ष्य को पाने का लावा होना चाहिए। लावा किस चीज का होना चाहिए? लक्ष्य को पाने का। परिचय की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लक्ष्य को पा लिया तो बेटा, है ना। कोलकली, और बेटा याद रखना है कोलकली, ये वैसे कली वाले अलग से वहां के भी मिल जाते हैं, केरल के भी। ठीक है, ये केरल में भी मिल जाते हैं। लक्षद्वीप, लावा, परिचकली, कोलकली। ठीक है, जो मैंने बताया था सेवा कली, बताओ कहां का था वो, और वो कौन से क्लासिकल डांस से जुड़ा हुआ था? तो सेवा कली केरल का था एक, तो याद करने की कोशिश करो। और वो कथकली से पहले अभ्यास के तौर पर किया जाता था, कथकली से पहले अभ्यास के तौर पर किया जाता था। किससे? कथकली से पहले अभ्यास के तौर पर किया जाता था। जम्मू कश्मीर में भैया उछल कूद मचती रहती है, जम्मू कश्मीर में दिक्कत, कोई ना कोई हरकत होती रहती है जम्मू कश्मीर में। रऊफ भैया रफ सी जिंदगी है, बहुत रफ, उबड़ खाबड़। या रऊफ लाला कहां रहता है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में। दमाली बेटा दम निकलने को हो जाता है, बिल्कुल कहां पे? दम निकलने को हो जाता है। लोग अली को याद करने लग जाते हैं जम्मू कश्मीर में। और मंद जाल में बेटा, मंद जाल में फंसा हुआ है जम्मू कश्मीर, किसके में? आतंकवाद के। तो मंद जाल आतंकवाद का बुना हुआ है जम्मू कश्मीर में। दमाली दम निकलने को हो जाता है जम्मू कश्मीर में। रऊफ बड़ी ही रफ सी जिंदगी है जम्मू कश्मीर में। कूद दंडी नाच, उछल कूद, कुछ ना कुछ चलता रहता है बेटा जम्मू कश्मीर में। और हिकत, कोई ना कोई हरकत लोग करते रहते हैं जम्मू कश्मीर में। दुमहाल, दुमहाल और हफीजा, ये भी दोनों कहां के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। दुमहाल और हफीजा भी कहां के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, देखो लद्दाख मतलब लाखों की बात हो रही है, लाखों की बात। ठीक है, तो लाखों या लाख जिसके पास हो, तो शॉन्डोल देखो, शान से डोलता है, वो शान से घूमता है, शान से डोलता है जिसके पास लाखों होते हैं, शान से रहता है जिसके पास लाखों होते हैं, शान से डोलता है जिसके पास लाखों होते हैं। ड्रग पर चेस, कभी कभी ड्रग के चक्कर में भी पड़ जाता है जिसके पास लाखों होते हैं। स्पाओं में जाने लगता है, स्पा होते हैं ना, स्पा जहां पे मसाज कराते हैं लोग, तो भैया स्पाओं में जाने लगता है जिसके पास लाखों होते हैं। ड्रग पर चेस, तो ड्रग के चक्कर में पड़ जाता है जिसके पास लाखों होते हैं। झोड़ा बताओ कहां का था? झोड़ा, क्या झोड़ा उत्तराखंड का था? क्या झोड़ा उत्तराखंड का था? और एक जोगिनी, जोगिनी कहां का है? एक विदेशिया कहां का है? जल्दी कमेंट करके बताओ, एक विदेशिया कहां का है? ये भी जल्दी से कमेंट करके बता दो, विदेशिया कहां का है? ये भी जल्दी से कमेंट करके मेरे भाई बता दो। झोड़ा कहां का है? जोगिनी कहां का है? विदेशिया कहां का है? ठीक है पीयूष भाई, बात करेंगे। मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट में नंबर क्यों आते हैं कम। ठीक है, जोगनी यूपी का और विदेशिया, जोगनी तो है ना जहां जोगी है वहीं जोगिनी, तो ये तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और विदेशिया भैया, बिहार के बाद विदेशी जटिन आई थी ना, बिहार के बाद ही तो आई थी विदेशी जटिन, तो ये हो जाएगा बिहार का। भैया शान से डोलते हैं जिनके पास लाखों होते हैं, शान से। ड्रग पर चेस, ड्रग के चक्कर में पड़ जाते हैं जिनके पास लाखों होते हैं। पांव में जाते हैं जिनके पास लाखों होते हैं। सुरही, तो सुराही भरकर या बाल्टी भरकर पीने लगते हैं जिनके पास लाखों रुपए होते हैं। और बल्टी याद रखना है बेटा, या बल्टी नृत्य लद्दाख के मुस्लिम आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। तो बल्टी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? लद्दाख के मुस्लिम आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए सुरही लद्दाख, बल्टी लद्दाख, सुरही लद्दाख, बल्टी लद्दाख। जबरो, बेगस्ट और नर्चिस, ये दोनों बेटा नहीं ज्यादा पूछे गए हैं मेरे हिसाब से। लामा पूछा जाता है, तो जब लाखों खर्च के बाद बच्चा आता है और कहता है लामा, लामा मुझे और पैसे दे, लामा मुझे और पैसे दे। माँ उससे क्वेश्चन करती है, क्वेश्चन, अरे तुझे कल ही दिए 2 लाख, वो कहां चले गए? लामा मुझे और पैसे दे। तो माँ करती है क्वेश्चन, क्वेश्चन करती है, तुझे तो कल ही 2 लाख दिए थे, कहां चले गए? बोला माँ वो तो मैंने उड़ा दिए, उड़ा दिए।
माँ कह रही है बेटा अब तो ना मिले, मेरे पास तो पैसा ही ना है। तो फिर बेटा बच्चा कह रहा है माँ तू खत लिख नमो को, नमो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माँ तू नमो लिख, तू खत लिख नमो को 15 लाख रुपए मांग ले अपने, जो 15 के लिए बोला था ना नमो ने चुनाव में, माँ तू खत लिख और 15 मांग ले बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो लामा याद रखना है आपको, लामा याद रखना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है तो खत नमो लिखना है, याक लिखना है, याक, ठीक है। याक भी कहाँ का है, तो ये भी लद्दाख का, याक लद्दाख, याक लद्दाख, याक लद्दाख। लामा लाख रुपए दे दे, लामा लाख रुपए दे दे। क्वेश्चन तेरे तुझे कई लाख तो दे दिए, कहाँ चले गए, माँ खर्च कर दिए। तो माँ कह रही है मेरे पास भी नहीं है, तो खत नमो, माँ तू खत लिख नमो को, फिर नमो से मांग अपने 15 लाख रुपए, उनमें से मुझे देना, ठीक है, उनमें से मुझे दे देना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो शोंडो लद्दाख का हो जाएगा, शोन भी लद्दाख का हो जाएगा, ड्रग पर अचेस भी हो जाएगा, स्पाउ भी हो जाएगा, सुरही भी, बल्ती भी, ठीक है। देखिए कुछ चीजें याद ही किसमें होती हैं, कुछ चीजें याद ही किसमें होती हैं बेटा, हाँ कुछ चीजें याद ही किसमें होती हैं, एमसीक्यू में। तो कुछ फैक्ट मैं केवल एमसीक्यू में भी करवाऊंगा। तो जो सैटरडे की क्लास है आपको ऐसे लेनी है जैसे वो आपके सिलेबस का ही हिस्सा हो, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको एक आइडिया संग संग मिलता रहे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए है। तो आपको वो लेनी ही लेनी है क्लास, ठीक है। अगर वर्दी पाओ तो याद रखना है किसी का दमन मत करना, अगर वर्दी पाओ, दमन नहीं, वर्दी गाओ अगर वर्दी पाओ, अगर वर्दी पाओ, वर्दी गाओ, ठीक है, तो दमन नहीं करना भाई, दमन नहीं करना किसी का, वर्दी भी पाओ तो, ठीक है। वीरा, अगर वीर हो तो किसी का दमन नहीं करना, जो वीर लोग होते हैं वो किसी का दमन नहीं करते, वीर लोग किसी का दमन नहीं करते। और एक पुडुचेरी का गराड़ी है, एक इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, गुसादी जो है, गुसादी कहाँ का है, तेलंगाना का है, गुसादी जो डांस है वो तेलंगाना का है, ठीक है। चलिए अब आपको ना मैं कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ, प्रैक्टिस करवा देता हूँ बेटा। हाँ जो योजना है ना अगला, हाँ कल की क्लास में बता दूं। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, हिमालय के न्यू फोल्ड माउंटेन, है ना। तो कोई भी पूछे आपसे कैसे एग्जाम्पल, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन। मैंने कहा हिमालय की लंबाई कितनी है, हिमालय की लंबाई, आप बता दो हिमालय की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे लगभग 2500 किलोमीटर है। फिर मैंने आपसे पूछा कि मुझे हिमालय की चौड़ाई बता दो कितनी है, चौड़ाई को क्या बोलते हैं, हिमालय की चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर, लगभग 500 किलोमीटर, और पूर्व में 150 किलोमीटर है। और पूर्व में 150 किलोमीटर है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने आपको ये सिखाया था कि जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या हुआ करता था, ये मुझे बताइए। मैं आज बता रही हूँ कि जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या हुआ करता था, तो आप क्या बोलोगे, मैम ऊपर अंगारा लैंड था, नीचे गोंडवाना लैंड था, और बीच में नदियां बह रही थी, नदियां अपना जल कहाँ गिरा रही थी, कहती सी में गिरा रही थी ना, हाँ कहाँ गिरा रही थी बच्चों, तो आप बोलो लघु या मध्य हिमालय की पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज is the longest mountain range, longest mountain range, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द लेसर या मिडिल हिमालयास, लेसर या मिडल हिमालयास, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ के मैं पर्यटक स्थल बताऊंगी लेसर या मिडिल हिमालय के, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये आपको जैसे आप घूमने जाओगे अपने दोस्त के साथ, है ना, अच्छे से, तो शिमला, अल्मोड़ा, रानीखेत, रानीखेत, ओके, नैनीताल व दार्जिलिंग, नैनीताल व दार्जिलिंग, ये जो दार्जिलिंग सभी लघु या मध्य हिमालय में स्थित है, सभी लघु या मध्य हिमालय में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। टूरिस्ट प्लेस, जो टूरिस्ट प्लेस है शिमला, अल्मोड़ा, याद रखना जितने भी पर्यटक स्थल है आपसे पूछा जाएगा कौन से हिमालय में स्थित है, ग्रेटर हिमालय में, लेसर मिडिल हिमालय में, शिवालिक में, ट्रांस हिमालय में, 4 ऑप्शन देगा, आप किस पर टिक कर कराओगे, तो शिमला, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, रानीखेत, नैनीताल एंड दार्जिलिंग, एंड दार्जिलिंग आर ऑल सिचुएटेड, are all situated in the lesser, in the lesser और मिडल हिमालयास, ये आपको ध्यान रखना है। अब टूरिस्ट प्लेस कहाँ बताया मैंने, लघु या मध्य हिमालय में। अब जितने भी घास के मैदान हैं, कोई पूछे
कि घास के मैदान कहाँ हैं, तो आप क्या बतलाएंगे? बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो प्यारे बच्चों, जितने भी घास के मैदान हैं, जितने भी घास के मैदान, जितने भी घास के मैदान हैं, ग्रासलैंड, जैसे कौन कौन से? जम्मू कश्मीर में कौन से घास के मैदान हैं? जम्मू कश्मीर में कौन से हैं? और हिमाचल प्रदेश में कौन से घास के मैदान हैं? जम्मू कश्मीर में कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? और उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को बोलते हैं गुलमर्ग, तानमर्ग और सोनमर्ग। ओके, क्या बोलते हैं? गुलमर्ग, तानमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग, तानमर्ग और सोनमर्ग। क्या बोलते हैं? गुलमर्ग, तानमर्ग व सोनमर्ग बोला जाता है। प्यार, हिमाचल प्रदेश के घास के मैदानों को प्यार बोलते हैं। उत्तराखंड के घास के मैदानों को बुग्याल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बुग्याल बोलते हैं। अब ये तो हो गया है हमारा पूरा लेसर या मिडिल हिमालय के विषय में, घास के मैदान, टूरिस्ट प्लेस, सब लघु या मध्य हिमालय मिलते हैं। लघु या मध्य हिमालय की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो पीर पंजाल श्रेणी है। लघु मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। पूरा मैंने आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखा दिया है। हाँ जी, हनी यादव जी बताइए क्या कह रहे हो? और इसके बाद आगे बात करेंगे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसके बाह्य बाह्य हिमालय और आउटर हिमालय, ये याद रखना है ना। यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसकी चौड़ाई, इसकी औसत ऊंचाई, ये बतानी है। एवरेज, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? आप बोलोगे मैम चौड़ाई तो 50 किलोमीटर है इसकी। कितनी है? 50 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी जो हाइट है वो 600 से 1200 मीटर हाइट की है। ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलो हो गया। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि लघु या मध्य हिमालय जो है जो शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? फटाफट बताओ। लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से, ध्यान से, शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। ठीक है, अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना। ये आपको मैंने कल अलग करके भी दिखाया था, याद होगा तो, अगर याद किया होगा तो आपने। द लेसर या मिडिल हिमालयाज, नाम इसके दो है ना। अच्छा, मिडिल हिमालयाज को कल मैंने एक नाम और बताया था, इसका तीसरा नाम और बताया था, आप मुझे बता दो, बताओ कुछ। आर सेपरेटेड फ्रॉम द, आर सेपरेटेड फ्रॉम, आर सेपरेटेड फ्रॉम द शिवालिक हिमालयाज बाय द मेन बाउंड्री फोल्ड, बाय द मेन बाउंड्री फोल्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट। और एक और है, निम्न हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को, स्थित घाटी को क्या कहा जाता है? तो स्थित घाटी को दून, दून क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। दून कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दून, वेरी इंपॉर्टेंट। द वैली, द वैली situated between, the valley situated between the lower Himalayas, the lower Himalayas, ये ध्यान रखना, and शिवालिक हिमालयाज, and
एंड शिवालिक हिमालयास इज कोल्ड दून, इज कोल्ड दून। जैसे एग्जाम्पल, देहरादून। ये आपको याद रखना है। ये हिमालय की तीनों श्रेणियां मैंने पढ़ा दी, शिवालिक सब पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब हमारा एक न्यू टॉपिक आ गया है, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां। नीतीश कुमार, निम्न हिमालय कहाँ से आया? हिमालय की दूसरी श्रेणी, आपको पता भी होगा तो ध्यान रख के पढ़ा करो ना। हिमाचल हिमालय बोलते हैं, वेरी गुड, देख लो, शाबाश। जो याद कराती हूँ उसको याद करते हुए चला करो, ओके। और ये जो शिवालिक है ना, ये दक्षिणतम और नवीनतम श्रेणी है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, दक्षिणतम भी, और हिमालय की नवीनतम, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी भी है, क्योंकि भैया सबसे बाद में बनी तो सबसे नई भी तो यही होगी, तो हम इसे क्यों छोड़े। तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज, जो सबसे बाद में बनी वो सबसे नई, और जो सबसे पहले बनी वो पुरानी। तो एक पॉइंट ये भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। अब न्यू टॉपिक पर आ जाओ। हाँ, ठीक है। न्यू ये है, ये है न्यूनतम श्रेणी का। न्यूनतम श्रेणी का कैसे? ये नॉर्थ ईस्ट हिल्स में आपको पढ़ाने जा रही हूँ, यानी उत्तर पूर्वी की पहाड़ियाँ, जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये न्यू टॉपिक है कि ब्लू पर्वत कहाँ है? मिजोरम में है। तो मैं इनको सबको एक एक करके ये देखो, आप यहाँ पर बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर मैप बना है, डफला, मिरी, अबोर, मिशमीर, ये सब, पटकोई बूम, ये सब बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे लोकटक मणिपुर हिल्स, यहाँ पे ब्लू माउंटेन, तो ये मैं ना आपको मैप में दिखाने जा रही हूँ, ओके। तो अब इसके बारे में हम यहाँ न्यू टॉपिक डालेंगे। न्यू टॉपिक, हिमालय की तीनों श्रेणियों के बारे में सब खत्म। उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी हिमालय की उत्तर पूर्वी हिल्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली उत्तर पूर्वी हिमालय श्रेणी को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है? पहले तो इसे इंग्लिश में भी लिखेंगे भाई, क्या बोलोगे? द हिमालयन रेंज, द हिमालयन रेंज, द हिमालयन रेंज, द हिमालयन रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट, in the northeast are known by different local names, different local names in different states, in different state, है ना। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, एक मैप बना दूं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट पता है? बताओ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट पता है या नहीं? आप यहाँ पे बोलोगे मैम ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला नागालैंड है, ये वाला मणिपुर है, ये मिजोरम, ये नागालैंड, और हमें इन स्टेट की क्या पढ़नी है? मेघालय, बीच वाला असम, और ये सिक्किम। ये है हमारे 8 राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के, और इसमें से हमें आपको पता है क्या पढ़ाना है? त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सीक्वेंस है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, और ये असम है बीच में, मेघालय, सिक्किम, 4 4 8 हो गए। तो ये आपके उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों का मैप बनाया है। अब आप कुछ बच्चे ये कहेंगे मैम ये क्या बना के दिखा रहे? नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट मैप ऑफ उत्तर पूर्वी राज्यों का मैप, मैप या मानचित्र कुछ भी बोल दो,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके मैम, अब मैं इनकी तुम्हें क्या, मैंने तो पहले इन्हें दिखा दिया कि भैया नॉर्थ ईस्ट स्टेट ये है, समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो। सब सीक्वेंस याद हो गया नॉर्थ ईस्ट स्टेट का? अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट की मैं तुम्हें जितने भी स्टेट मैंने यहाँ पे 8 दिखाए हैं, उनके अंदर आपको कौन-कौन सी वो पड़ रही है पर्वत श्रेणी, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैम लक्ष्मी यादव, हाँ जी, जब सम्मान समारोह होगा तो आप बेशक मिलने आइए, कोई मना नहीं कर रहा है, वहाँ पे सबको इनवाइट किया जाता है। चलो अब नॉर्थ ईस्ट हिल की मैं पहाड़ियाँ बता देती हूँ, क्योंकि अब तो हमें इसकी पहाड़ी पढ़नी है। नागालैंड में कौन सी हिल्स? नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स और ये लेमाटोर हिल्स। मणिपुर हिल्स और ये वाली जो है, यहीं पे इसके नीचे एक और हिल्स है, कोहिमा हिल्स, और ये लेमाटोर हिल्स, और ये मिजो हिल्स, और ये त्रिपुरा हिल्स, और ये मेघालय में है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। गारो, खासी, खासी और ये वाली है जयंतिया। और यहाँ पर मिकिर रेगमा बराइल, और मिकिर रेगमा बराइल ये आपकी कहाँ पर है? असम में है तीनों। ये लोकटक झील है, दो उनके बीच में ना लोकटक झील है। लोकटक, लोकटक झील है ना, लोकटक झील मणिपुर हिल्स और लेमाटोर हिल्स के बीच में लोकटक झील है मणिपुर में। सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर कंचनजंगा हिल्स, कंचनजंगा हिल्स। आराम से लिख लो। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जब मैप बना लो सभी बच्चे तो मेरे को बोल देना कि यस मैम हमने मैप बना लिया है। ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में पड़ेंगी। खासी पहाड़ी पर चेरापूंजी में मौसिन राम स्थित है। लिखना चाहो तो लिख लेना, मेघालय में तीनों, गारो, खासी, जयंत। चेरापूंजी में मौसिन राम खासी पहाड़ी पर स्थित है। मौसिन राम जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये असम में है, ये मैंने बताई दी। टाइगर हिल्स आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी, और कंचनजंगा ये मिलेगी नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर, सिक्किम के बॉर्डर पर, ये नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर बनेगी, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। ओके जी, तो ये तो बच्चों आपने बनाया। मैं एक बार मैं देख लूँ, डफला मीरिया बोर्ड मिशन बट कोई बोम, नागा हिल्स, कोमा हिल्स, मणिपुर हिल्स, लेमाटोर हिल्स, मिकिर रेगमा बराइल, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, गारो, खासी, जयंत। कुछ बचा तो नहीं? अरे सब याद हो जाएगा आराम से, ये मैप एटलस में भी होते हैं बिल्कुल। तो ये मैंने किसका मैप बनाया, अब कुछ बच्चों का ये पूछेंगे, तो ये है उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। ये है उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ, नॉर्थ ईस्ट हिल्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट हिल को पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें याद नहीं हो रही ऐसे, मैंने कहा ठीक है, उनका भी एक जुगाड़ है, लिखो पूर्वांचल हिल्स या नॉर्थ ईस्ट हिल्स लिखो। अब किसी किसी बच्चों को ना मैप में थोड़ी चीजें ना अटपटी लगती हैं, समझ नहीं आती, तो उन बच्चों को भैया सीधा सीधा लिख के बताना पड़ता है। बच्चे भी तो कई टाइप के होते हैं, कुछ माइंडेड होते हैं, कोई, और उन किसी को तो कुछ भी बता दो वो कुछ भी समझ में नहीं आता, मैम क्या पढ़ा रही हैं ये सो, है ना, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो भैया जिसको मैप समझ नहीं आता, जो मैप से किसी का नाता ही नहीं था, उनके लिए सीधा सीधा है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी, भैया सीधा नाम लिख देंगे, याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी। तो आप क्या बोलोगे, डफला मीरी कौन कौन सी बताई? अरे अब जिसको मैप में बताया वो तो बता दो। किसी का फोन आ रहा है, डफला मीरी, अबोर, मिशमी व पटकोई बुम, याद रखना, है ना? लो भाई, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैम हमें हिंदी में समझ नहीं आता, मैम हमें इंग्लिश में लिखाओ, तो हर बच्चों का मैं ख्याल करके यहाँ पढ़ा रही हूँ कि भैया इंग्लिश वाले भी परेशान हो जाएंगे, जिनको मैप समझ में नहीं आता वो भी परेशान हो जाएगा। तुम किस प्रकार के प्राणी हो वो तुम्हें ही पता है, तुम्हें क्या चीज़ समझ में नहीं आती। मैं तो सब मिशकोई मिशमी और मिशमी और पटकोई बुम, है ना? एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, पटकोई बुम, पटकोई बुम पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है? तो आप क्या बोलोगे, मैम पटकोई बुम पहाड़ी। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लूं, भैया वो तो राज्य नहीं देता, उसकी मर्जी, तो वो है कौन है, पेपर बनाने वाला है, वो तो यूं कह दे कि पटकोई बुम पहाड़ी भारत के भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पटकोई बुम पहाड़ी भारत के
उत्तर कौन से भाग में मिलेंगी, दिशा पूछ ले वो, दिशा, तो आप ये बताओगे उत्तर पूर्वी भाग में स्थित। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है, वो आपसे स्टेट ना देके आपसे ये पूछ ले एग्जैक्ट। आया समझ में? ये दपटकई बुम, दपटकोई बुम हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देख लो, द पटकोई बम हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। मैंने क्वेश्चन भी एक फ्रेम करके दिखा दिया कि आपको क्वेश्चन कैसे, भैया वो स्टेट ना पूछ के दिशा पूछ सकता है, समझे। नागालैंड में, अब नागालैंड की हिल्स मैंने कौन कौन सी बताई, अब इतना काम तो तुम खुद ही कर दोगे ना, बोल दो ना। नागा हिल्स व कोहिमा हिल्स, नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। ठीक है, अब आता है मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर हिल्स में एक तो मणिपुर हिल्स है, एक तो मणिपुर हिल्स व लेमाटोल हिल्स, ये आपको ध्यान रखना है। और लेमाटोल हिल्स, ये आपको ध्यान है ना। अब मिजोरम की आते हैं। ठीक है, मिजोरम में, मिजोरम में मिजो हिल्स, नाम तो तुम्हें डायग्राम में लिखे हुए हैं ना, बोलो ना मेरे साथ साथ, बोलते क्यों नहीं हो, ऐसे तो टाइम नहीं लगेगा। अरे मिजो हिल्स बताया, इसका दूसरा नाम क्या बताया, लुशाई हिल्स बताया था, नहीं बताया था? कुछ याद करने का तुम्हें मन करता है नहीं करता है, ये बताओ तुम। तुम्हें यहाँ पे बार बार मैं रिपीट कराती हूँ एक ही चीज। मिजो, एक बार डायग्राम में दिखाऊंगी, एक बार बना के मैप दिखाऊंगी, एक बार लिख के दिखाऊंगी, एक बार इंग्लिश में लिख के दिखाऊंगी, चार चार बात एक ही बार रिपीट कर रही हूँ मैं। तो तुम्हें अगर तब भी ना समझ में आए ना, फिर तो किसी से भी कुछ भी ना समझ में आएगा। मैं तुम्हें समझा रही हूँ ये बात, डायग्राम दुनिया भर की चीजों से तुम्हें मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तिरुपुरा, तिरुपुरा हिल्स, ओके। इसके बाद मेघालय, ऐसे। ठीक है, मेघालय की, मेघालय की लिख दी क्या ना। गारो खासी वे जयंतिया, लाइट चली गई, शुक्र करो उससे चल रहा है कनेक्शन। गारो खासी वे जयंती, गारो खासी एंड कौन सी, जयंतिया हिल्स, गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स। असम की लिखो फटाफट, असम, मिकिर रेगमा ब्राइल, मिकिर रेगमा ब्राइल, मिकिर रेगमा ब्राइल और नीलांचल में बमुनी, बमुनी हिल्स। दो बच्चों, ये वाली जो दो पहाड़ियां लिखवा रही हूँ ना, नीलांचल में बमुनी, ये गूगल मैप में ना कहीं नहीं दे रखी थी। मैं अब बताओ कहाँ से लिखवा देती जब गूगल मैप में कहीं नहीं थी। इसलिए इन दोनों को, ये एसएससी के एग्जाम में आई हुई है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आई हुई है, इसलिए लिखवा रही हूँ। नीलांचल, नीलांचल भी आ गई है तो ये याद रखना, मिकिर रेगमा ब्राइल, नीलांचल और बमुनी हिल्स, और बमुनी हिल्स। वेस्ट बंगाल की फटाफट बता दो। अरे लिखने से पहले आंसर बता दिया करो, मुझे ऐसे काम नहीं चलने का। वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स, टाइगर हिल्स। और इसके बाद सिक्किम में, सिक्किम में आएगी कौन सी, माउंट जोपुनो, माउंट जोपुनो, माउंट जोपुनो। चलो आज के लिए तो सेशन ऑफ, सारी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हो गई हैं, सारी नॉर्थ ईस्ट की हिल्स हो गई हैं। अब तो नया टॉपिक तो कल ही स्टार्ट कर लें, ध्यान से पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, डिवीजन ऑफ द हिमालयाज, डिवीजन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। डिवीजन ऑफ द हिमालयाज
डिवीजन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। डिवीजन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। हिमालय का विभाजन सबसे पहले तो ये पूछेगा किस आदमी ने किया, या आप लिख सकते हैं किस व्यक्ति ने किया। किस व्यक्ति ने किया, किस व्यक्ति ने किया, तो उसका नाम बताओ, उसका नेम। तो आप बोलोगे सिडनी बुर्राड ने। किसने किया? सिडनी बुर्राड ने। किसने किया? सिडनी बुर्राड ने। ये ध्यान रखना, सिडनी बुर्राड। ये हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कितने भागों में किया, कितने भागों में किया, कितने भागों में किया, कितने भागों में किया। तो कितने भागों में किया, तो आप क्या बोलोगे? 4 भागों में, है ना? 4 भागों में। कितने भागों में किया? 4 भागों में, मतलब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब मैं इसके लिए एक ट्रिक लिखा देती हूँ। सिंस का ती दी। सिंधु और सतलुज के बीच में, ये नदियों के नाम है। सी से सिंधु, से सतलुज, का से काली, ती से तिस्ता, दी से दिहांग। सिंधु और सतलुज के बीच में ध्यान रखेंगे पंजाब हिमालय, तो मैंने पंज लिख दिया। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, तो मैंने इसका कू लिख दिया ओनली। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तो मैंने इसका ने लिख दिया। तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। दिस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय? असम हिमालय। अब किसी को गूगल मैप नहीं समझ में आया होगा, तो उसे मैं हाथों से मैप ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये आप ध्यान देंगे, ये तो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी। यहीं से निकलती है सतलुज नदी। ये सिंधु, ये सतलुज, ये वाली काली उत्तराखंड से निकाल दी हमने, ये वाली तिस्ता नदी निकाल दी हमने। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग है ना, ये दिहांग नदी, ये दिहांग। ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इनका नाम देख लो, इनका नाम देख लो, इनका नाम देख लो क्या होगा। या पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं, और काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में आपका असम हिमालय आएगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब ये हो गया हिमालय का, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मैं एक एक करके इनके बारे में दिखा देती हूँ। जैसे अब हमें इनको ना, मैं एक एक, 1 2 3 4, इन चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो उसे बाइलिंगुअल लिख दूंगी। अभी तो मैप से दिखाया। पंजाब हिमालय, ध्यान से, पंजाब हिमालय का दूसरा नाम क्या है? या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? ये 560 किलोमीटर लॉन्ग है प्यारे बच्चों, 560 किलोमीटर लॉन्ग, ये याद रखना है। किन दो नदियों के बीच में है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में, सिंधु व सतलुज नदियों के, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में। ये आपको याद रखना, बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा जाएगा। इसकी कश्मीर या पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताओ, सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी को हाईएस्ट पीक बोलते हैं, हाईएस्ट पीक। तो आप क्या बोलोगे? सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत कौन सी पर्वत है? नंगा पर्वत, 8126 मीटर हाइट की नंगा माउंटेन, नंगा पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पर ये ध्यान रखना है कि वैष्णो, यहाँ पर जो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय है, यहाँ पर आपको बता दूं वैष्णो देवी का मंदिर भी है। किसका मंदिर है? वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर और अमरनाथ गुफा, ये आपको ध्यान रखना है। वैष्णो,
वैष्णो देवी टेम्पल और अमरनाथ गुफा, अमरनाथ केव, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अमरनाथ केव, मुस्लिम तीर्थ, मुस्लिम तीर्थ कौन सा है? चरारे शरीफ, चरारे शरीफ। मुस्लिम तीर्थ कौन सा है? मुस्लिम पिलग्रिमेज, मुस्लिम पिलग्रिमेज, मुस्लिम पिलग्रिमेज। आप क्या बोलोगे? चरारे शरीफ, चरारे शरीफ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। नंग, ठीक है, ये हो गया। इसके इतने पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान याद रखने हैं कि पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय इतने किलोमीटर लॉन्ग, सबसे हाईएस्ट, इन दोनों नदियों के बीच में क्या क्या है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब बात करते हैं कुमाऊं हिमालय की, अब बात करते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो 320 किलोमीटर लॉन्ग है, 320 किलोमीटर लॉन्ग। किन दो नदियों के बीच में? सतलुज व काली नदियों के बीच में, काली नदियों के बीच में, सतलुज व काली नदियों के बीच में, बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स, सतलुज एंड काली रिवर्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो नंदा देवी है, नंदा देवी, ये 7817 मीटर हाइट की है। क्या? नंदा देवी, नंदा देवी 7817 मीटर हाइट की है। और नंदा देवी आपकी कहाँ स्टेट में है? तो उत्तराखंड में है। कोई पूछे नंदा देवी कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां, जैसे आपको मैं बता दूं कुछ हिमालय की, अगर आपसे कहें कि हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां, हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां जैसे जैसे नंदा देवी हो गई, जैसे नंदा देवी तुम्हें पता उत्तराखंड में पड़ती है, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, कामेत उत्तराखंड में पड़ती है, त्रिशूल उत्तराखंड में पड़ती है, लिख लो कॉपी में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ती है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, केदारनाथ एवं बंदरपूछ, केदारनाथ यहीं से लिख लो ना शुरू से, केदारनाथ एवं बंदरपूछ, एवं बंदरपूछ, केदारनाथ एवं बंदरपूछ सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है, सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है, कुमाऊं हिमालय में स्थित, सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पीक्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट पीक्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट पीक्स ऑफ द हिमालयाज, ऑफ द हिमालयाज कौन कौन है? नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, कामेत ये हो गया, त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ एंड बंदरपूंछ, बंदरपूंछ कौन सी हो गई? बंदर, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ। आर ऑल माउंटेन पीक्स, आर ऑल माउंटेन पीक्स, आर ऑल माउंटेन पीक्स located in the Indian state of यूके। याद रखना सभी चोटियां कहां पर है? सभी यूके में स्थित है, सभी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। कभी कंफ्यूज कर लो अपने आप को, नंदा देवी, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल, बंदरपूंछ सब उत्तराखंड में ही स्थित है। इसके बाद फूलों की घाटी, मैं आपसे कहूं फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय में स्थित है, कुमाऊं हिमालय में स्थित, कहां स्थित है?
कुमाऊं हिमालय में स्थित। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन द, इज लोकेटेड इन द, इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके। चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके। दून व द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। दून व द्वार घाटी भी, द्वार घाटी भी कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में स्थित। दून में द्वार घाटी, दून और द्वार, दून और द्वार लोकेटेड इन इन दी कुमाऊं हिमालयास। इसके बाद आपको ये याद रखना है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 800 किलोमीटर लॉन्ग है, 800 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है। लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय, लंबाई के आधार पर, इन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास। जो नदियों के आधार पर जो डिवीजन हुआ है ना, उन सब में चारों में से लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास। ये किन 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 नदियों के बीच में है? काली और तिस्ता नदियों के बीच में, काली और तिस्ता नदियों के बीच में, काली और तिस्ता नदियों के बीच में, बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर्स, काली एंड तिस्ता रिवर्स, बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर्स। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? इसके हाईएस्ट पीक क्या है? तो आप बोलोगे मैं माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट या ऐसे है ना, 8,000 इतना आएगा गूगल में, इतना आएगा जो भी आएगा माउंट एवरेस्ट की हाइट का 8,848.86 क्या 8,848 या 8,849 मीटर हाइट की, है ना। नेपाल हिमालय का तो तुम्हें पता है सबसे ऊंचा पर्वत यही है माउंट एवरेस्ट, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां, चोटियां नेपाल हिमालय, चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, है ना। जैसे धौलागिरी, इनकी मैंने सबकी वो लिखवा दी थी, ये भी याद कर लेना, इनकी जितनी भी हाइट मीटर में हाइट होगी वो इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चो ओयो, माउंट चो ओयो, लाहौत्से, मकालू व कंचनजंगा, वे कंचनजंगा, है ना। ये आपको सभी नेपाल में मिलेंगे। मैं आपको एक बार नेपाल का मैप भी बना दूं, पहले इसकी इंग्लिश लिख देती हूँ कभी फिर कहो। तो ऑल द हाईएस्ट पीक्स, all the highest peaks in the Himalayas, in the Himalayas are located in the, are located in the Nepal Himalayas, नेपाल हिमालयास। जैसे एग्जाम्पल धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, लो मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, माउंट चोयो, लाहौत्से, लाहौत्से हो गया, मकालू और कंचनजंगा, कंचन
आर लोकेटेड, ऑल आर लोकेटेड इन नेपाल। जैसे अब तुम्हें मैं एक मैप बना के दिखाती हूँ, तुम्हें मैं नेपाल, है ना, ये सपोज करो ये नेपाल का मैप है, ये नेपाल है, ध्यान रखेंगे नेपाल। अब नेपाल में, नेपाल आयताकार ही होता है, ये धौलागिरी, ये अन्नपूर्णा, ये मनसालू, ये माउंट एवरेस्ट, ये माउंट चोयो, ये लहोत्से, ये मकालू और ये वाला कंचनजंगा। तुम्हें पता है कंचनजंगा नेपाल में सिक्किम के बॉर्डर पर है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी को पता क्या कहते हैं, इसे व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। ये बिल्कुल दूधिया है, व्हाइट माउंटेन, यानी इसे श्वेत पर्वत भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि सफेद पर्वत किसे बोलते हैं, धौलागिरी पर्वत को सफेद पर्वत बोला जाता है, याद कर लो। धौलागिरी, इसे अन्नपूर्णा, इनके हाइट तो लिखा रखे थे, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सिक्किम के बॉर्डर पर है, जो मैंने तुम्हें बिल्कुल अच्छे से मैप बना के भी दिखा दिया पूरा। अब लास्ट बचा है आपका असम हिमालय। लास्ट क्या बचा आपका, असम हिमालय। तुम्हारी रेलवे फाउंडेशन बैच में क्लास चल रही है? तुम्हारी कौन से बैच में क्लास चल रही है, जल्दी बताओ फटाफट। संकल्प बैच में चल रही है, किसमें? क्लास किसमें चल रही है बताओ पहले। ये भी नेपाल में है, कोई पूछे कहाँ पर है तो प्यारे बच्चों ये भी आप नेपाल में बताना। क्लासेस इतनी मुझे चलती है ना, तो पता ही नहीं चलता कि कौन से बैच के बच्चे हैं। मैंने सोचा कहीं आज फाउंडेशन बैच की क्लास ना खुल गई हो, मैं डर गई थी पता है। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं असम हिमालय। नेपाल हिमालय समझ में आया सबको? असम हिमालय ये जो असम हिमालय है इसके बारे में, ये 720 किलोमीटर लॉन्ग है ना। कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 720 किलोमीटर लॉन्ग है, ये बात ध्यान रखनी है। तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में, तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में, तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में, बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर। बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसके हाईएस्ट पीक नामचा बरवा है। जलवायु का पीडीएफ तो पता नहीं कहाँ डिलीट हो गया है। नामचा बरवा ये कहते हैं अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक भी कंप्लीट, ठीक है। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। आई होप आपको ये सेशन में बड़ा मजा आया होगा, है। चलिए बच्चों, मोरनी हिल्स जो है अन्नपूर्णा हिल्स की, हाँ है ना। तो जो आपको हिमाचल प्रदेश की दिखेगी वो टिक करके आ जाना। इसके बाद प्यारे बच्चों, हाँ, जैसे मोरनी हिल्स है, तो मोरनी हिल्स आपको कहाँ मिलेगी? हरियाणा में जी। जयकरण जी, मैंने वर्कशीट नाम के फोल्डर में दिया है, ये बात ध्यान रखना। वर्कशीट नाम के फोल्डर में। सनी कोई बात नहीं, हाँ मैं आपको खनिज वाला चैप्टर अलग से करवाऊंगी, चाहे उत्तर भारत के चाहे दक्षिण भारत के, मैं ऐसे मिसमैच नहीं करने वाली कोई चीजें, सब चीज मेरी ना अलग अलग चलेंगी, सारे टॉपिक। इसलिए सनी आप खनिज के चैप्टर का वेट कीजिए, उसमें करवाऊंगी। मोरनी हिल्स प्यारे बच्चों आपको हरियाणा में मिलेगी, और ये ध्यान रखेंगे, ये मोरनी हिल्स कौन से कहाँ पर है? पंचकुला जिला और हरियाणा में। अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? कांगटो है, ये अपना ध्यान से कर लेंगे आप, है ना। इसके बाद जल्दी से देख लो, और आपकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, हाँ अरावली की सबसे ऊंची चोटी प्यारे बच्चों क्या है? गुरु शिखर है। और ये जो गुरु शिखर है वो कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है, लोकेटेड नियर माउंट आबू इन द सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, है ना। गुरु शिखर की जो हाइट है वो 1722 मीटर हाइट की है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, और यूपी की क्या है? यूपी की अमसोद पीक है, 957 मीटर हाइट की, यह सहारनपुर जिले में पड़ती है। नागालैंड की क्या है बच्चों? नागालैंड की माउंट सारामती है, ये आप कर लोगे। ये तो देखो आप इतने समझदार बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट सारामती है, तो ये तो आप सामने सामने स्टेट ही दे रखा है, स्टेट तो आप खुद भी कर सकते हो ना, इतना काम मैं आपको इतना तो समझ सकती हूँ ना, है ना। तो और जो सोमेश्वर फोर्ट है प्यारे बच्चों बिहार की है, और सोमेश्वर फोर्ट बिहार की, और सोमेश्वर फोर्ट पड़ती है पश्चिमी चंपारण जिले में, सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है, ये भी आप ध्यान रखना। सोमेश्वर पर्वत कोई पूछे कहाँ पर है तो आप क्या बोलोगे? सोमेश्वर पर्वत बिहार में है। हाँ, सोमेश्वर पर्वत कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो सोमेश्वर पर्वत बिहार में है। जैसे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है तो आप क्या बोलोगे? मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग पीक है ना। और ये कौन से हिल में पड़ती है? मेघालय की 3 पहाड़ियां, गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां, तो ये खासी पहाड़ी पर है शिलोंग पीक। मणिपुर की माउंट टेम्पू है। त्रिपुरा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो बेतलिंग छिप है। मिजोरम की प्यारे बच्चों कौन सी है? फांगपुई है। और छोटा नागपुर पठार की झारखंड की 1365। देखो कहीं कहीं इसकी पारसनाथ की हाइट
हाइट ना 1350 से 1365 के बीच में रहती है। तो मैंने ये भी लिख दिया है कि कहीं अगर एग्जैक्ट 1365 ना हो और इन 1350 से 1365 के बीच में हाइट हो तो उस पर ही टिक करके आ जाना। ओके, प्लीज इतना कर लेना, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि स्टेट सामने सामने दिए हैं, इसमें कोई समझाने वाला नहीं है, फैक्चुअल डाटा है, फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो छोटा नागपुर पठार की झारखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है प्यारे बच्चों? पारसनाथ। और पारसनाथ पड़ती कहां पर है? गिरिडीह जिले में। जो शब्द ट्रिक के चक्कर में मत जाओ ना, कुछ भी याद नहीं होगा, है ना। और ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, झारखंड। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है? झारखंड में। सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़ है ना। और जो पारसनाथ है, देखो एक पारसनाथ के बारे में कुछ कहानी है। यह चोटी जैन समुदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जो पारसनाथ चोटी है वो किस समुदाय का पवित्र स्थल है? जैन समुदाय का। जिसे उस जैन समुदाय के पवित्र स्थल को क्या कहा जाता है? तो सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। जो पारसनाथ है, पारसनाथ पीक, जिसकी जगह हम पारसनाथ भी लिख सकते हैं, पारसनाथ पीक, है ना। पारसनाथ पीक इज अ सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट फॉर द जैन कम्युनिटी एंड इज आल्सो नोन एज सम्मेद शिखर। ये किस नाम से जानी जाती है? सम्मेद शिखर के नाम से जानी जाती है जो पारसनाथ है ना, जैन समुदाय कम्युनिटी का। ये ध्यान रखना। गुजरात की गिरनार है और जूनागढ़ जिले में है। पश्चिम बंगाल की संदकफू जो कि दार्जिलिंग में है। आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक अरमाकोंडा है। सर की क्लास का टाइम हो गया केमिस्ट्री वाले। उड़ीसा की देवमाली, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, तेलंगाना की दोलीगुट्टा है और गोवा की सोनसोगोर है। तमिलनाडु की दोडा बेटा। ये 3 स्टेट में पड़ती है। नीलगिरी हिल्स का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो नीलगिरी हिल्स जो है इसका जो विस्तार है 3 राज्यों में। नीलगिरी हिल्स की भी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है ना। सुमित मेरे प्यारे भाई, जैसे आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी क्या बताओ? दोदा बेटा। मतलब हर स्टेट की मैं सबसे ऊंची चोटी बता रही हूँ, है। अनुज, जयकरण, सबके मैसेज आ रहे हैं। नीलगिरी हिल्स का जो विस्तार है, नीलगिरी हिल्स ना कितने राज्यों में पड़ती है? 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा जो 26-33 मीटर हाइट की है। नीलगिरी हिल्स पर कौन सी जनजाति रहती है? टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति क्या पालती है? भैंस पालती है। और कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, हर स्टेट की सबसे ऊंची चोटी लिखा रखी है बस। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्लेनगिरी। अंडमान निकोबार की उत्तरी द्वीप पर स्थित है सैडल पीक। बहुत इंपॉर्टेंट कि अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है बताओ? हाँ जी, लक्ष्मी यादव बताओ। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, है ना। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक, ये सद्भावना शिखर है। और मेकाल रेंज की अमरकंटक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेकाल रेंज किस स्टेट में? छत्तीसगढ़ में है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी जो कि केरल के इडुक्की जिले में है, इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, और ये 26-95 मीटर हाइट की है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा आपको कौन सी घाटी में मिलेगी? अराकू घाटी में। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम कीटू है और गॉडविन ऑस्टिन की हाइट है 8611 मीटर हाइट की है जी। इसके बाद पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर हाइट की है। और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें ना स्टेट वाइज ब्लू माउंटेन मिजोरम। अब मिजोरम का एक नाम है मोलेसिस बेसिन। मिजोरम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मोलेसिस बेसिन कहते हैं। मतलब इसका जैसे अन्य नाम नहीं कहते थे, उपनाम क्या है? बेसिन, मोलेसिस बेसिन। मोलेसिस बेसिन कहते हैं, या बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये जो मिजोरम है ये बहुत ही सॉफ्ट चट्टानों से बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट पार्ट से, तो इसलिए इसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है कि मिजोरम का दूसरा नाम, मिजोरम का उपनाम मोलेसिस बेसिन। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके हो गए। तो ये आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, है ना। तो आपका ये टॉपिक भी खलास। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी तो इस चैप्टर के अंदर ना छोटे छोटे को बताया कि जो पदार्थ होता है वो जो उसका एक द्रव्यमान होता है, उसका एक मास होता है, और उसके साथ साथ मास के साथ साथ वो कुछ स्थान घेरता है। जो स्थान घेरता है, जिसका मास होता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। सर ये मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है? मास किसी भी पदार्थ के भीतर जितना भी मैटर आया है, जितने भी उसके भीतर एटम आए हैं, उन सबको हम मास कहते हैं। सर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है जितना कोई स्थान घेरता है, जितना कोई स्थान घेरता है पदार्थ, उसे वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है सर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं? तो हमने बताया कि पदार्थ के बीच में, उसके कणों के बीच में, कुछ कल की क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, उसके कणों के बीच में कुछ खाली स्थान होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, एक बात। और दूसरी बात हमने समझी कि पार्टिकल जो होते हैं किसी भी पदार्थ के, वो आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को खींच कर रखते हैं, एक दूसरे को खींच कर रखते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपने कहा पदार्थ आपस में मिलने का गुण रखते हैं, पदार्थ आपस में मिलने का गुण रखते हैं। जैसे आपने कहा था कि अगर हम एक गिलास पानी में थोड़ी शाही डाल दें, अगर आप पानी के गिलास में नमक डाल दें, चीनी डाल दें, तो मिल जाता है। इस गुण को डिफ्यूजन कहते हैं। और अगली बात आपने बताई थी कि पदार्थ जो होता है उसके अणुओं में काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। मतलब पदार्थ के जो एटम होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, लगातार स्पिन करते रहते हैं। कोई एटम बहुत तेजी से गति करता है, कोई एटम बहुत तेजी से गति नहीं करता है। गतिज ऊर्जा कम या ज्यादा जरूर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनमें गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। पदार्थ चाहे छोले भटूरा हो, टिक्की हो, समोसा हो, घड़ी हो, पेंसिल हो, रबर हो, मेज हो, कुर्सी हो, पदार्थ चाहे जो भी हो, लेकिन उसके भीतर जो एटम होंगे, उन एटम में एक काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, जो अणुओं को गति रहती है। यहां से आगे बढ़े तो आपने कहा कि सर पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? मैंने आपको बताया पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। उन पहली अवस्था में मैंने बताया कि ठोस है, दूसरी गैस है, तीसरी लिक्विड है। तीनों अवस्थाएं मैंने आपको बताई, इनके सारे गुण मैंने आपको बताए। और आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे आगे की 2 अवस्थाएं। एक बात तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे। बच्चों मेरा नाम अमित है, मेरे प्यारे दोस्तों मेरा नाम अमित है। तो आज हम लोग ये देखेंगे, आज की क्लास का जो हमारा मैटर होगा वो देखेंगे। पहले एक बार बता देता हूं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो पढ़ने का मैटर होगा, वो मैटर क्या क्या होगा समझ लीजिए। एक पहले तो हम पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, अभी इसको लिखना नहीं बच्चों, इसको लिखना नहीं। अभी मैं तो बता रहा हूं कि क्या क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास का एजेंडा क्या होगा? पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें चौथी अवस्था भी बची हुई है पढ़ाने की और 5वीं अवस्था बची हुई है पढ़ाने की। एक तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद बताऊंगा कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, चेंजेस इन स्टेजेस, अवस्थाओं में बदलाव होता है, अवस्थाओं में बदलाव होता है। मतलब क्या हुआ सर? पानी भाप बन जाता है, भाप बर्फ बन जाती है, पाला पड़ जाता है, ओस पड़ जाती है, धुंध पड़ जाती है, कोई गैस लिक्विड बन जाती है, कोई लिक्विड ठोस बन जाता है। ये सारी अवस्थाओं का बदलना हम देखेंगे। तो आपका टॉपिक था ही, ये रिवीजन कराया मैंने आपको, 15 मिनट जो लगा दी, रिवीजन कराने में लगा दी।
पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ मैटर, स्टेजेस ऑफ मैटर, 3 आप पढ़ चुके थे, चौथी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। प्लाज्मा या प्लाज्मा, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें सर? पहली बात यह है पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, इट इज फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर। एक बात तो यहां से हमने समझी, इट इज फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर। अब सुनिए ध्यान से कैसे बनती है। जब किसी गैस का टेम्परेचर, कोई गैस आपने देखी, जब किसी गैस का टेम्परेचर आप कई गुना 1000, 2000, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं, अगर किसी गैस के टेम्परेचर को, जब किसी गैस के टेम्परेचर को 3000, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं, तो वो गैस आयनीकृत हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, उस गैस के ऊपर चार्ज आ जाता है। ये क्या मतलब हो जाता है, चार्ज आता है? सर कई बार मैंने ऐसे देखा कि जब मैं रात को कंबल में लेटता हूं तो कंबल में तिरमिरे से दिखाई देते हैं, कई बार तो ऐसे करता हूं तो करंट लग जाता है। सर यही तो चार्ज है। अगर गैस को आप 3000 डिग्री, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर चार्ज कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने के बाद वो गैस आयनाइज हो जाती है, आयनीकृत गैस हो जाती है, और उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाने के बाद उसमें एक चमक पैदा हो जाती है, और वो जो चमकीली गैस होगी, उस चमकीली गैस को ही प्लाज्मा कहते हैं। कहां पाई जाती है सर प्लाज्मा? सर ये प्लाज्मा तारों में पाया जाता है, सूरज में पाया जाता है। ये जो रोशनी, जब बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने में भी प्लाज्मा की चमक दिखाई देती है। नियोन गैस के जो बल्ब होते हैं उसमें भी प्लाज्मा दिखाई देता है। फ्लोरोसेंट जो लाइट होती है उसमें भी प्लाज्मा दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सर कैसे बनती है? सवाल बनाएंगे, सवाल बनाएंगे। गैस को उच्च तापमान पर, गैस को उच्च तापमान देने पर गैस आयनीकृत हो जाती है, तथा चमक पैदा करती है, इसी चमकीली गैसीय अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। बच्चों लिखते रहना, इसी चमकीली गैसीय अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, इसी चमकीली गैसीय अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा फॉर्म्स व्हेन गैस इज सुपरहीटेड। जब गैस को बहुत तेजी से कर दिया जाता है, गैस इज सुपरहीटेड तब बनती है जब गैस को सुपरहीट कर दिया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या होंगी? इसके फीचर्स क्या होंगे? इसके फीचर्स देख रहे हैं प्लाज्मा के। अगर पेपर में पूछा जाए ना, पेपर में आने के लिए बहुत हीटेड टॉपिक है बेटा, ये मेरे भाई बहुत हीटेड टॉपिक है। पहला आयनीकृत गैस होगी। आयनीकृत गैस मतलब क्या होगा? आयोनाइज्ड गैस। चार्ज होगा इसके गैस पर, क्या होगा सर? चार्ज होगा इसके गैस पर, क्या होगा? चार्ज होगा इसके गैस पर, ठीक है। हाईली आयनाइज्ड गैस, ऐसा लिख सकते हो। हाईली आयनाइज्ड गैस। अगर आप कह रहे हो कि ये गैस होगी तो क्या इसका आयतन और शेप डेफिनेट होगा? नहीं। आकार तथा आयतन अनिश्चित। शेप, ये तो गैस में भी देखा था ना आपने कि शेप और साइज, इसका शेप एंड साइज इनडेफिनेट। शेप एंड साइज का कैसा होगा? इनडेफिनेट। हाँ नोट्स बनाते चलिए मेरे भाई, नोट्स बनाते चलिए, बिल्कुल नोट्स बना, बगैर नोट्स बनाए हुए कैसे काम चलेगा मेरे बच्चों? इसमें चमकदार होती है, ये चमकदार होगी, ल्यूमिनेसेंट। ल्यूमिनेंस नाम की बैटरी देखी होगी ना आपने, और कहां पाई जाएगी? तो यहीं पर लिख देंगे, तारो सूरज, बिजली के कड़कने तथा नियोन बल्ब में मिलती है। कहां मिलेगी? नियोन बल्ब में मिलती है। बच्चों एक सवाल यहां आने की संभावना होगी, ठीक है। यहां से लिखें आगे, फाउंड इन स्टार्स, सन, लाइटनिंग एंड नियोन बल्ब्स। ये प्लाज्मा की बात हो गई।
ये बात हो गई प्लाज्मा की। पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको BEC भी बोलेंगे, BC बोलेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कैसे बनती है, कैसे बनती है बोस? अच्छा, पहली बात लिखेंगे, यह एक बार नोट्स बना लो, पदार्थ की पांचवी अवस्था है, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इट इज फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेज, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इट इज फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर। चंद्रमा में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश जो होता है बच्चे, चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। पदार्थ को शून्य परम ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करने से यह अवस्था बनती है, यह अवस्था बनती है। कब बनती है? जब पदार्थ को परम शून्य ताप लगभग -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ठंडा कर दोगे तो यह स्थिति बनेगी, तो यह स्थिति बनेगी। क्या कहा? फॉर्म्स व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मैटर सुपर कोल्ड, सुपर कोल्ड, जब बहुत ठंडे कर दिए जाते हैं, जब बहुत ठंडा कर दिया जाता है तो यह स्थिति बनती है, स्थिति बनती है टू नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, टू नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तब यह स्थिति बनती है। एक बात हुई। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसकी विशेषताएं क्या होंगी? बच्चों ध्यान से पढ़ो भाई, एक बार पढ़ लोगे, एक बार नोट्स बना लोगे, फिर जीवन में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी केमिस्ट्री पढ़ने की, ये वादा है मेरा। फीचर्स क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहली विशेषताएं होती है, पहली विशेषता होती है सुपर कूल्ड एटम। सुपर कूल्ड एटम का मतलब है कि बहुत ठंडी स्थिति बनती है, बहुत ठंडी स्थिति बनती है। ठीक है, तो सुनिए सुनिए, पहली विशेषता, कण, या कण की जगह लिखिए एटम, परमाणु, पदार्थ के परमाणु आपस में मिलकर सुपर एटम बनाते हैं, सुपर परमाणु बनाते हैं, पहली विशेषता। तो क्या कहेंगे? पार्टिकल्स मर्ज ईच अदर एंड फॉर्म अ सुपर एटम। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा मान के चलो कि बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, और वो भीड़ एक इंसान की तरह व्यवहार करने लग जाए। भीड़ का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं, और वो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लग जाए, तो उनकी अपना जो व्यवहार होगा, अपना जो व्यक्तिगत व्यवहार होगा, वो तो खो जाता है। भीड़ जैसा व्यवहार करना, पूरा का पूरा भीड़ एक आदमी जैसा व्यवहार करना शुरू कर जाता है। ठीक है, बात समझे? तो पदार्थ के परमाणु आपस में मिलकर सुपर परमाणु बनाते हैं, एक बात तो ये हुई इसकी विशेषता की। दूसरी विशेषता, व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं, व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं, लॉस इंडिविजुअल आइडेंटिटी, लॉस इंडिविजुअल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो देते हैं। ठीक है, और जब टेम्परेचर इनका इतना कम टेम्परेचर अगर इनका हो जाएगा तो क्या ये बहुत तेज गति से घूम पाएंगे? नहीं सर। तीसरी बात, गति, कणों की गति बहुत धीमी, वेरी स्लो मोशन ऑफ पार्टिकल्स, वेरी स्लो मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये हुई आपकी पांच अवस्थाएं, ठीक है, बात समझे? अब आगे चलते हैं यहां से। चलिए इसी का सब टॉपिक दूसरा शुरू कर रहे हैं। पदार्थ की अवस्था में बदलाव, पदार्थ की अवस्था में बदलाव। क्या पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकता है? क्या पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकता है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने का क्या मतलब है कि क्या पदार्थ ठोस से गैस में चला जाएगा, क्या ठोस से गैस में चला जाएगा, या गैस से ठोस में चला जाएगा, या फिर वाष्प जो होगी, वो आपका जो है वाष्प जो होगी वो क्या आपकी पानी बन जाएगी? क्या पानी बन जाएगा आपका, गैस बन जाएगा? क्या कोई पदार्थ प्लाज्मा की स्थिति में पहुंच सकता है? कोई पदार्थ BEC की स्थिति में पहुंच सकता है? अच्छा, एक बात ये रह गई,
तो इसका यूज लिख लीजिए, हाँ यहां यूज क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि जगहों पर बहुत छोटी गणनाओं को करने में इसका प्रयोग हो जाएगा। अच्छा सर, चलिए सुनिए, चेंज इन स्टेजेस ऑफ मैटर। चलिए अब इनका चेंज करवाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले चेंज में हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छी बात आपको समझने वाली है, गलनांक, अंग्रेजी में कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सुनो ध्यान से क्या होता है। जब किसी ठोस को, जब किसी सॉलिड को आप टेम्परेचर देते हैं, सॉलिड को आप टेम्परेचर देते हैं, मान लेते हैं कि आपने कोई लोहे की छड़ थी, उस लोहे की छड़ को टेम्परेचर देना शुरू किया। जब आप टेम्परेचर देंगे तो लोहा गर्म होगा, लोहा गर्म होगा तो लोहे के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो आपने कल देखे थे, जो छोटे छोटे पार्टिकल है, वो छोटा छोटा पार्टिकल लोहे का, उसमें गति ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा। जब वो ज्यादा तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल कम होगा। जब उसका आकर्षण बल कम होगा तो दो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनका फोर्स बीच में, उनके आपस के बीच में लगने वाला जो फोर्स था वो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है प्राची, सुन लिया, वो फोर्स कम हो जाएगा। जब फोर्स कम हो जाएगा तो वो एक दूसरे से बंधन को तोड़ देंगे। जब एक दूसरे से बंधन को तोड़ देंगे तो पार्टिकल स्वतंत्र हो जाएगा, और अगर पार्टिकल स्वतंत्र हो जाता है तो इसका मतलब अवस्था बदल जाएगी, इसका मतलब अवस्था बदल जाएगी। अब ध्यान से सुनना, पहले एक बार मेरा प्रोसेस सुनो, फिर ध्यान से आगे की बात समझेंगे। क्या किया आपने, ठोस को टेम्परेचर दिया, जैसे भी बना रहा बनाया, आपने ठोस का तापमान बढ़ाया। जैसे ही आपने ठोस का तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने पर ठोस के अणुओं की गति ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा में वृद्धि हो गई। काइनेटिक ऊर्जा में वृद्धि होने का मतलब क्या था कि अब तेजी से घूमना शुरू हो गया, पहले की तुलना में मॉलिक्यूल अब तेजी से घूमना शुरू हो गया। जब गति ऊर्जा तेज हो गई, गति ऊर्जा तेज हो गई तो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो था, जो आकर्षण बल था, वो आकर्षण बल कम हो गया। जैसे ही आकर्षण बल कम हो गया तो आपस के बीच का बंधन कमजोर हुआ, आपस के बीच का जो बंधन था, जो बॉन्डिंग थी, वो कमजोर हो गई। बंधन टूटते ही पार्टिकल स्वतंत्र हो गया, और जैसे ही पार्टिकल स्वतंत्र हो गया तो ठोस से स्थिति द्रव या गैस में तब्दील हो गई। ठोस से स्थिति द्रव या गैस में तब्दील हो गई। कैसे समझे, हमने कहा कि ठोस का टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद गति ऊर्जा बढ़ गई, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, बंधन कमजोर हो गया, और जैसे ही बंधन कमजोर हो गया, स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अवस्था चेंज हो गई, इसका मतलब अवस्था चेंज हो गई। बात समझे, एक बात सुनिए। अब देखो मैं आपको गलनांक समझाने जा रहा हूं, क्या होता है गलनांक समझा रहे हैं। ये तो हमने समझा प्रोसेस, ये तो हम यहां लिख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, यहां लिख सकते हो प्रक्रिया। ऐसे मैंने समझा दिया, ये समझा दिया प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, समझते यहां से हैं। समझे गलनांक क्या होता है। गलनांक वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, बदल जाता है। टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड्स। टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स टर्न्स टू लिक्विड्स, टर्न्स टू लिक्विड, इसमें तब्दील हो जाते हैं। इसे गलनांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। बात समझे, इसे गलनांक कहते हैं। एक बात समझे, अगली बात समझना बच्चों क्या होता है, अगली बात समझना। ठोस में, ठोस में इंप्योरिटी, अशुद्धता मिलाने पर गलनांक पर प्रभाव, गलनांक पर प्रभाव। जैसे आपने कहा सर 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलना शुरू हो जाता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। आपने कहा 1665 डिग्री टेम्परेचर पर, 1665 डिग्री टेम्परेचर पर सोना गलना शुरू हो जाएगा, ये इसका गलनांक हुआ। हर व्यक्ति, हर ठोस के पिघलने का अपना एक बॉइल, अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, और उस मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर वो ठोस पिघल जाएगा। अब हम यहां कह रहे हैं कि अगर हमें किसी भी ठोस का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कम करना हो तो क्या करें, सुनना ध्यान से। अरे ठंडे इलाकों में जाएंगे तो सर्दियों में बर्फ जम जाती है, सर्दियों में सड़क पर बर्फ जम जाती है। इस बर्फ को पिघलाने के लिए, इस बर्फ को पिघलाने के लिए वहां पर सड़कों पर नमक डाल देते हैं। सड़कों पर अगर नमक डाल देते हैं तो बर्फ ऑटोमेटिक ही अपने आप ही उसी टेम्परेचर पर पिघल जाता है। सवाल तुमसे पूछेंगे कि ठंडे इलाकों में सड़कों पर बर्फ जहां जम जाता है, जहां पर 2-2, 3-3 मीटर बर्फ जम जाता है, वहां नमक क्यों डाला जाता है सड़कों पर? तो आप बताएंगे नमक डालने का कारण है, नमक डालने का कारण है कि वो बर्फ को पिघलाना चाहते हैं, बर्फ को पिघलाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, इसके पीछे क्या कारण है। बर्फ की अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, बर्फ का अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है, और अगर मुझे बर्फ को पिघलाना हो तो मुझे बाहर से फोर्स देना पड़ेगा, बाहर से टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर मुझे बर्फ को पिघलाना हो तो मैं जो पिघलाने का काम टेम्परेचर देकर कर रहा था, टेम्परेचर देकर कर रहा था, जैसे ही मैंने बर्फ में नमक मिलाया तो नमक ने प्रक्रिया शुरू कर दी, अभिक्रिया शुरू कर दी, किसके साथ, बर्फ के साथ। और बर्फ ने बर्फ के पार्टिकल को, बर्फ के बंधों को तोड़ना, बॉन्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया किसने, नमक ने, जिसकी वजह से कम टेम्परेचर पर भी बदलना, कम टेम्परेचर पर भी पिघलना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये पूछे तुमसे, पेपर में एसएससी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, अगर ये पूछे कि ठोसों में इंप्योरिटी क्यों मिलाई जाती है, ठोस में इंप्योरिटी मिलाने के पीछे का क्या कारण है, तो हम बताएंगे गलनांक कम करने के लिए इंप्योरिटी मिलाई जाती है। गलनांक को कम करने के लिए इंप्योरिटी इसमें मिलाई जाती है। इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, मैंने शामिल कर लिया। मेल्टिंग पॉइंट
कि अगर हम किसी ठोस में कोई इंप्योरिटी मिला देते हैं, कुछ उसमें अशुद्धता मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उसका गलनांक कम होता है। तो क्या कहेंगे, रिजल्ट क्या आएगा निकल के, इससे ठोस का गलनांक कम होगा, ठोस का गलनांक कम होगा, कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट विल बी लो, कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। उदाहरण देंगे, सर्दियों में बर्फीली सड़कों पर नमक फैलाना, बर्फीली सड़कों पर नमक फैलाना, सोल्ट स्प्रेडिंग ऑन आइस रोड इन विंटर्स। बच्चों लिखते रहना, ये पेपर में आया पूछा है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है बच्चों, आइस रोड इन विंटर। बच्चे समझे क्या, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। ये हो गया, एक बात हो गई, आपने पढ़ लिया गलनांक क्या होता है, आपने पढ़ लिया, ठीक है। अगला हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारी चीजें वो हैं बच्चों जो आगे आने वाली क्लासेस में आपका हथियार बनेंगी, आपका मजबूती बनेगी। अगर ये यहां पर इनको पूरा नहीं करके चलेंगे तो आपको बड़ी तकलीफ आएंगे फिर, चाहे वो विज्ञान का कोई भी सेगमेंट। वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है, ठोस में बदलता है। at which liquid turns to solid। एग्जांपल लेंगे, फ्रिज में बर्फ जमना, फ्रिज में बर्फ जमना। आपने देखा है ना कि फ्रीजर में बर्फ जम जाती है ऊपर फ्रीजर में बर्फ जम जाती है ऊपर फ्रिज में बर्फ जमना, आइस डिपॉजिट। या आइसक्रीम का बनना, आइसक्रीम भी तो किस पर बनती है, फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम। ये हुआ आपका फ्रीजिंग पॉइंट, सर सोने का मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया था, 1600 से ज्यादा होता है बच्चे, 1600 कुछ होता है 1665 के आसपास होता है। ये बात हुई, अगला लेंगे। अब लेते हैं क्वथनांक। राइटिंग में कोई दिक्कत है क्या बच्चों, 2 दिन से बच्चे कह रहे थे कि राइटिंग में दिक्कत है, क्या भाइयों। बॉइलिंग पॉइंट। कई बार तो हमें बचपन में ये तकलीफ होती थी, क्वथनांक होता क्या है, बच्चों काढ़ा सुना है, काढ़ा, इधर लिख रहा हूं, घर में कहते हैं जुकाम हो गया काढ़ा बना लो, काढ़ा मतलब उबाल के किसी चीज को इतना उबाल दो कि वो काढ़ा बन जाए। सर काढ़ा शब्द संस्कृत के क्वाथ से बना है, तो ये जो क्वाथ शब्द है ना, इसी से काढ़ा, मतलब इतना इसको उबाल दें, तो उबालने के बाद जो काढ़े की स्थिति होती है, वहां से शब्द आया है क्वथनांक, तो पहले लिखे फिर इसको समझेंगे ना। देखो बच्चों, ये 9th क्लास की कहानी पूरी कर रहा हूं मैं तुम्हारी, जो 9th क्लास में छोड़ के आए तुम, 2-3 क्लास इसी में लग गई। वह तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाए, वाष्प में बदलता है। यहां ध्यान देना, द्रव है और किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। क्या कह रहे हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स टू वेपर, जैसे पानी का उबलना, उदाहरण बेसिक ले रहा हूं बच्चे, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट है किसका, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं बच्चों, अभी तो तुम्हारे बेसिक पूरे कर रहा हूं, एक बार बेसिक मजबूत हो जाए फिर देखेंगे, ठीक है। क्वथनांक। अब यहां से एक बात समझनी है हमें, यहां से हमें एक बात समझनी है, ठीक है। अब थोड़ा फोकस आपका चाहूंगा क्योंकि ये एसएससी का सवाल है जो मैं इससे जोड़ रहा हूं ना, जो प्रीवियस ईयर का सवाल है मैं अपने कंसेप्ट से जोड़कर चल रहा हूं। नहीं, वाष्पीकरण नहीं कहेंगे बच्चे इसे, वाष्पीकरण तो वो प्रक्रिया है, अभी बताएंगे वाष्पीकरण को। थोड़ा रुकना मेरे भाई, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं कि प्रेशर का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने एक सवाल सुना होगा कि पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है, और दूसरा सवाल पूछा था आपने कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। ये दोनों सवाल आपके पेपर में आए। अब इन सवालों को आज समझ लीजिए, समझने के बाद फिर आने वाली पीढ़ियों को समझाना। सुनो ध्यान से, चुपचाप होकर सुनो। पहला सवाल, पहला लिखो, पहाड़ों पर खाना देर में पकता है, देर में, या ऐसे लिखें पहाड़ों पर, पहले एक बार लिखवा दूं फिर इसे समझाऊंगा, पहले लाइन लिखवा रहा हूं फिर समझाऊंगा। पहाड़ों पर
वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, दाब कम होने के कारण क्वथनांक कम हो जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है होने के कारण द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है, जिससे पहाड़ों पर खाना देर से बनता है। इसकी कहानी सुनेंगे अभी। पहाड़ों पर खाना देर में पकता है, देर में। देर में पकता है। पहले एक बार कहानी सुन लो, पहले एक बार कहानी सुनो और फिर सुनना ध्यान से। देखो, जहां मैं खड़ा हुआ हूं ना, मेरे ऊपर हवा तो है, मेरे ऊपर हवा, हवा मेरे ऊपर दबाव लगा रही है। जैसे जैसे मैं ऊपर चलता जाऊंगा, 165 मीटर ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में कमी होना, 1 डिग्री तापमान कम होना शुरू हो जाएगा। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम यहां से ऊपर चलेंगे, वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। सर, ये एयर प्रेशर क्या होता है? हमारे ऊपर हवा का दाब लग रहा है, हवा का दाब हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हमारे ऊपर हवा का दबाव लग रहा है। अरे, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, इतना बड़ा वायुमंडल है, हमारे ऊपर दबाव तो डाल ही रहा है। हाँ, दबाव डाल रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, वायु दाब कम हो जाएगा। और अगर कोई चीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रही थी, कोई चीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रही थी, तो वो मान लेते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाएगी। और अगर 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू हो गया और पानी में आपने दाल या चावल उबाल रखे हैं, तो दाल या चावल को पहले की तुलना में हीट कम मिली या ज्यादा मिली? सुनो ध्यान से। टेम्परेचर ऊपर जाने पर एयर प्रेशर कम हुआ, ऊपर जाने पर एयर, हाँ लिख रहा हूं भाई, एक मिनट रुको। ऊपर जाने पर एयर प्रेशर, इंग्लिश में लिखूंगा, ऊपर जाने पर एयर प्रेशर कम हुआ, ठीक है। एयर प्रेशर कम होने की वजह से क्वथनांक कम हो गया, क्वथनांक कम हो गया, एयर प्रेशर कम होने, ऐसे इसको समझें। प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ। जब प्रेशर कम हो गया तो चीज फैलने लगी, आयतन फैलने लगा। और अगर आयतन फैलने लगा तो हमें ये तो बढ़िया बात है, गर्म करके तेजी से फैलेगा, आयतन फैलने लगा। आयतन के फैलने पर क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो 100 की जगह कोई चीज 95 पर अगर उबलने लगी, तो खाने तक तो हीट कम पहुंच रही है। खाने तक हीट कितनी पहुंच रही है? हीट कम पहुंच रही है। पहले तो 100 डिग्री टेंपरेचर पर हीट चल रही थी, अब 100 डिग्री पर नहीं, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल रहा है, तो हीट तो पहले की तुलना में कम हो गई। जब हीट पहले की तुलना में दाल तक कम पहुंच पा रही है, तो पहाड़ों पर खाना देर में पकता है, क्योंकि क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि क्वथनांक कम हो जाता है। बात समझिए मेरी बात। अब सुनो, अगर समझ गए तो इसको लिखो ध्यान से। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर at hilly areas, at hilly areas, hilly areas, boiling point will be low, will be low, will be low, and food cooks longer, food cooks longer, food takes longer to cook, या food cooks longer, food takes, खाना पकने में ज्यादा समय लेता है। आपके पेपर में सवाल इतना पूछेगा, क्वथनांक कम होता है या ज्यादा होता है? पहाड़ों पर खाना बनने में क्वथनांक कम होता है या ज्यादा होता है? एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दोबारा से समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। आप खड़े हुए हैं यहां, ये है पहाड़, और आप खड़े हुए यहां, यहां। आप यहां से ऊपर चलना शुरू किया, आपने ऊपर चलना शुरू किया। जैसे जैसे ऊपर गए तो वायु दाब कम हो गया, एयर प्रेशर, जैसे जैसे ऊपर गए एयर प्रेशर कम हो गया। अगर किसी चीज पर प्रेशर कम लग रहा है तो फैलना शुरू कर देगी, किसी चीज पर प्रेशर कम लगा तो वो फैलना शुरू कर देगी। अगर प्रेशर कम लगा, वो पानी जो ऊपर लेकर गए थे आप, वो पानी नीचे से ऊपर गया तो उसका आयतन तो ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो गया, फैलाव बढ़ेगा, फैलाव बढ़ेगा, कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि वायुदाब कम हुआ, वायुदाब कम हुआ तो पदार्थ के कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। सर, दबाव कम हुआ तो बीच की दूरी बढ़ गई, अगर बीच की दूरी बढ़ गई तो आकर्षण बल कम हो गया, ये तो बढ़िया बात होगी, हमें पिघलाने के लिए आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब ये हो गया, अट्रैक्शन फोर्स अगर कम हो गया तो कम तापमान पर चीज पिघलेगी, कम तापमान पर चीज पिघलेगी, मतलब मैं कम क्वथनांक पर ही पानी को उबाल दूंगा, कम क्वथनांक पर ही पानी को उबाल दूंगा। अब पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल रहा था, अब 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल रहा है, तो चीज पानी तेजी से उबलने लगा कम तापमान पर, और हीट गई कम, हीट गई कम। और दाल को उबलने के लिए तो हीट चाहिए, दाल को उबलने के लिए तो हीट चाहिए, और दाल को उबलने के लिए हीट मिली कम, हीट कम मिलने की वजह से, हीट कम मिलने की वजह से खाना देर में पकेगा, खाना देर में पकेगा। एक बात हुई। इस पॉइंट को, एक आखिरी पॉइंट है इसका एक आखिरी पॉइंट है अगला। प्रेशर कुकर में, आखिरी पॉइंट है बच्चों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्योंकि दाब बढ़ जाने पर, क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है इन प्रेशर कुकर। क्वथनांक, सर कल क्लास होगी? कल तो संडे, कल क्लास क्यों होगी भाई? कल क्लास नहीं होगी। फूड कुक्स इन लेस टाइम इन प्रेशर कुकर ड्यू टू हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं क्या कह रहा था? जो पानी पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता था, वो पानी अब 120 सेंटीग्रेड पर उबल रहा है। जो पानी पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था वो 120 पे उबल रहा है। अब हीट इसको ज्यादा मिली कि कम? अब हीट इसको ज्यादा मिली, और अगर हीट ज्यादा मिलेगी तो दाल जल्दी पक जाएगी, दाल जल्दी पकेगी।
बच्चों ये सवाल उल्टा करके देगा पेपर में उल्टा करके देगा। आपको बस इतना ध्यान देना है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्वथनांक का बढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, इस क्वथनांक को तापमान सोच लेते हैं, इस क्वथनांक को तापमान सोच लेते हैं। तापमान तो आपने ज्यादा दिया, हीट तो 100 सेंटीग्रेड की जगह आपने 120 सेंटीग्रेड कर दी, तो हीट ज्यादा गई तो दाल जल्दी पक गई। अब सुनो ध्यान से, 30 सेकंड मुझे दो। आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया, 30 सेकंड दो बस। पदार्थ की अवस्थाएं, सर पहले मैंने पदार्थ की अवस्था बताई प्लाज्मा, इससे आगे निकला प्लाज्मा की विशेषताएं बताई, आगे आए तो पांचवी अवस्था बताई, उसकी विशेषताएं सारी डिस्कस की, फिर आगे निकला तो इसकी और विशेषता बताई, एग्जांपल